इन दोस्तों आज हम हैं वीर अब्दुल हमीद जी के यहाँ, जो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी जो 7 टैंकों को तोड़े थे, आज उनके साथ हम हैं। और देखिए वो 2 मूर्तियाँ लगी, उनकी एक मूर्ति यह है वीर अब्दुल हमीद जी की और उनकी पत्नी रसूलन बीबी जी है। और इधर देखिए ये पूरा ग्राउंड है। उसके बाद ये देख ले सकते हैं आप स्तंभ है, स्तंभ में कितनी जो है कि ये तल्ले हैं। चलिए हम आकर चलते हैं, हम दिखाते हैं। आइए फटाक से जल्दी से। देखिए ये जो है कि तिरंगे रंग से रंगा गया है। और आप देखिए और इन सीढ़ियों को देखिए, ये कहा गया 22 नंबर उनका था 26 32 98 85। और वाचन देखिए, भारत पाक युद्ध में 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद पल्टन 4 ग्रेनेडियर पश्चिम क्षेत्र के खेमकरण सेक्टर में इनका जो है कि ड्यूटी लगा था। उसी समय ये जो है कि युद्ध छिड़ को एक्सेप्ट किया कि हम जो है जो टैंकों को पूरे दुनिया नहीं तोड़ सकते हैं और वह धामूपुर का लाल वीर अब्दुल हमीद तोड़ेगा। और इन्होंने तोड़कर भी दिखाया था 7 टैंकों को। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के पैतृक ग्राम हमीद धाम अब्दुल हमीद स्मारक, इसका लोकार्पण किए थे, शिलान्यास किए थे राजन शुक्ला जी IS जो थे। और उन्हीं का देन है कि यहाँ पे सब कुछ बन गया है। चलिए हम उनके दोस्त से आज हम बात करते हैं। स्वागत है आपका हम लोग चैनल में। अपना एक बार अपने से अपना नाम परिचय बता दीजिए, क्योंकि आप लोग को जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार अपना परिचय बता दीजिए। नाम गणेश पाल, ग्राम पोस्ट धामूपुर, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। आप वीर अब्दुल हमीद जी के लंगोटिया यार हैं, थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि उनके बारे में भी बताएं, और आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके बारे में भी बताएं। तो उस 1954 में अब्दुल हमीद आर्मी ज्वाइन किए और उन्हीं के कहने के अनुसार 4 साल के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी वर्दी, उनका ड्रेस, उनका पहनावा और उनका हाव भाव देखकर बड़ा हम लोग लालायित हुए। हम ही नहीं, गांव में कोई पहले उसके फौजी नहीं था, सब देख करके लालायित हो गए। और आ करके हमको अब्दुल हमीद जो बोले कि तुम इधर घूमो मत, जा कर के बनारस भर्ती है, 16 अगस्त को चले जाओ और भर्ती हो जाओ। हम भी 1958 में बनारस जाकर आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग करने के बाद कुछ ही दिन के बाद चाइना जो है अटैक कर दिया हिंदुस्तान पर। तो हमारी पलटन तो एक रामपुर बुशहर से बहुत आगे है, थोड़ा सा वहाँ पर थी। और अब्दुल हमीद की पलटन जो है इस साइड में है, रानी खेत साइड से, क्योंकि उधर भी चाइना बॉर्डर पड़ता है ऊपर। तो ये लोग उधर से लड़ने के बाद अब्दुल हमीद भी काफ़ी परिश्रम किए और मेहनती तो थे ही, काफ़ी लड़ाई लड़े, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा मात खा गए, क्योंकि उतना हम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो 62 की लड़ाई वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर उस समय हमारे पास कोई खास इक्विपमेंट भी नहीं था, और ना ही हम उतने तेज सर्दी को मतलब सहन करने वाले। 62 की लड़ाई में आप थे? हाँ, सहन नहीं कर पाएंगे ना उसकी ठंडी को। तो लेकिन चाइना जो है भाई, उसके ऊपर वहाँ का रहने वाला, उसी वातावरण में पलने वाला है, इसीलिए वो कामयाब हो गया और हम लोग थोड़ा पीछे हो गए। आज भी हमारी ज़मीन को हड़प करके चाइना रखा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद वो शांत हुए, बातचीत हुई, पंचायत बैठी विदेशों में, तो कुछ ज़मीन जो है ये हुआ कि भाई जीती हुई दे दो। लेकिन उस पहाड़ी ज़मीन को लेकर हम करेंगे क्या जहाँ कुछ फायदा ही नहीं होता। तो हमने एक हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उनका ये था कि हम किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो है पाकिस्तान भी अब उमड़ पड़ा। तो उस समय हम लोग 3 आदमी फौज के अंदर थे। अब्दुल हमीद हम लोगों से सीनियर थे, एक RBS यादव थे और एक गणेश पाल जो मैं हूँ।
हम लोग छुट्टी आए हुए थे, तीनों आदमी आराम से, ये पूरा मैदान था, खेल वेल हो रही थी, खेलते थे। फिर जब लड़ाई लड़ने का वो चांस हुआ तो हम लोगों को जो है टेलीग्राम आया और वापिस हम लोग छुट्टी से वापिस चले गए, कुछ छुट्टी छोड़ करके। तो अब्दुल हमीद उस समय अम्बाला में थे, हम चंडीगढ़ में थे और RBS यादव नासिक में थे। इसके बाद हमीद जो है, जब लड़ाई लग गई 1 सितंबर से लड़ाई स्टार्ट हुई है। इसके बाद में हमीद ने बड़ा भाई हमको भी सांत्वना दी, क्योंकि वो समय ये सब नहीं था, फ़ोन ऑन सेटों से बताए कि गणेश, अगर जितना तुमने ट्रेनिंग लिया है लड़ाई के मैदान में, अरे ट्रेनिंग सेंटर में, अगर उसको ध्यान में रख कर लड़ोगे तब तो लड़ाई में कामयाब होगे, नहीं तो वरना लाश जाएगी धामोपुर में। ये कह करके और हम लोग जो है लड़ाई के मैदान में चले गए। तो हम गए अमृतसर और अब्दुल हमीद को भेज दिया खेमगढ़ सेक्टर के तरफ, क्योंकि अलग अलग कंपनियां हैं तो अलग अलग क्षेत्र भी बांटा हुआ है। कुदरत बस चलते रहे, लड़ाई लड़ती रहे, सब कुछ होता रहा। और जब दुश्मन की ज़मीन काफ़ी हिंदुस्तान ले लिया, क्योंकि फौज तो लगी हुई जम्मू से लेकर कच्छ तक, पूरी मिलिट्री आर्मी हिंदुस्तान की लगी हुई थी। इसके बाद उन्होंने हमीद जो है, जब 9 सितंबर आया, लड़ाई इसके पहले मतलब 1 से स्टार्ट हुई, 2, 3, 4, 5 चलती रही ऐसे। तो जब 9 सितंबर जिस दिन आया, पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब मैं अगर ऐसे रहूँगा तो हिंदुस्तान हमारा पूरा पाकिस्तान ही ले लेगा। तो उन्होंने पेटेंट टैंक को 9 सितंबर शाम को ही मार्च करा दिया। 101 पेटेंट टैंक मार्च किया है, जो कि वो पेटेंट टैंक जम्मू से लेकर कच्छ तक उनके थे। लेकिन मैदानी इलाके में जिधर से दुश्मन का दबाव ज़्यादा, हमारा दबाव था जहाँ पर, वहाँ पर उसने टैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा भेज दिया ताकि इनको पीछे हटाया जाए। और अब कुदरत की बात है कि मोहम्मदन कंपनी ही लड़ रही थी उस समय खेमगढ़ सेक्टर में। उस समय कास्ट वाइज मिलिट्रियाँ थी, मोहम्मदन अलग, राजपूत अलग, सिख अलग, अपने अपने आन मान के लिए अलग अलग लड़ते हैं। तो जब हमीद जो है 9 सितंबर को जब पेटेंट टैंक उनके सामने आ गया, उसके पहले हर आदमी हमारे इस देश का जब पेटेंट टैंक मार्च किया है तो थरथरा गया था कि उसकी मार को रोकने के लिए कोई इंडिया में है नहीं। लेकिन बाहर ऊपर वाला एक ऐसा है कि खुदा ने ही हमीद को खोज कर भेजा था। मालूम पड़ता था पेटेंट टैंक का दुश्मन हमीद को ही भेजा था। हमीद वही पहला आदमी है जो कि अमेरिका का एक पेटेंट टैंक पहले ध्वस्त किया। जब चेन पर उसके गोला मारा, और जब चेन, क्योंकि हमारे इंजीनियर बताए हुए थे, भाई हम लोग भी ट्रेनिंग लिए हैं, तो उनको बताया गया कि अगर पेटेंट टैंक आ जाता है सामने तो उसके ऊपर गोला मारोगे तो कुछ होगा नहीं, उसके चेन पर मारो। जब चेन टूट जाएगा तो 16 चक्के हैं उसके अंदर तितर बितर हो जाएंगे, वो चल नहीं पाएगा। एक टैंक में 7 आदमी होते हैं और 7 आदमी बड़े VIP होते हैं, खोपड़ी वाले होते हैं। उन्होंने क्या काम कर दिया कि अब 7 बेकार हो गए और टैंक से कोई बाहर निकलेगा नहीं। हमारे भी टैंक और दुश्मन का टैंक जो है 65 में 2:30 बजे रात को, 9 तारीख को स्टार्ट हुआ, 2:30 बजे रात 10 हो गई, इसीलिए 10 मनाया जाता है। तो 2:30 बजे रात को अब्दुल हमीद से पहला टैंक जब टक्कर हुआ तो चेन पर मारे अल्लाह का नाम लेकर, जैसे हम लोग बोलते हैं जय बजरंगबली, तो कुछ जोश आ जाता है।
जी जी। आता या नहीं? कहीं भी आप अकेले फंसे हो और बजरंग हनुमान चालीसा कहते जाओ तो दर्द को दूर हो जाता है। तो उन्होंने अल्लाह खुदा का नाम लेकर के मारा, चेन टूट गया। जब चेन टूट गया तो उस आरसीएल गन पर बैठे हुए थे, यही आरसीएल गन जो है, देखिए इसका बैरल थोड़ा छोटा है अभी, एक क्योंकि टेम्पररी है ना। तो ऐसे ही आरसीएल गन थी और उस पर हामिद बैठे थे। ड्राइवर का काम है ड्राइव करना, फायरर का काम है फायर करना, और लोडर का काम है कि बैरल खाली रैक से निकाले, बैरल को डाल दे, बैरल में डाल दे गोला। 25 पाउंडर का गोला होता है वो, मतलब 12.5 केजी का। वो गोला उठाकर उसमें डालना है। और हमीद जो थे फायरर थे, क्योंकि इनका निशाना बड़ा अचूक था, हिलता नहीं था। हमीद ने जब पहला टैंक तोड़ दिया तो आगे गाड़ी बढ़ी, तब तक दूसरा टैंक भी नज़र आ गया। तो वही अल्लाह का नाम लेकर के और दूसरे टैंक को भी ध्वस्त कर दिए। इसके बाद ड्राइवर बोला सर अब किधर चलें, क्योंकि रात को नज़र नहीं कुछ आ रहा है, आकाश में गर्दा मच गया है, कुछ पता नहीं चला कि हमारा कौन है और दुश्मन कौन है और हम हैं कहाँ पर, कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में हमीद ने बोला गाड़ी दाहिने मोड़ो, तो दुश्मन के तरफ दाहिने मोड़ने से पीठ हो जाती है। तो दुश्मन के सामने पीठ नहीं करना है, छाती करना है। हमीद जो है जब वो किए तो दुश्मन की तरफ पीठ हो गई, लेकिन हमारा टैंक और पाकिस्तान का टैंक दोनों आपस में ऐसे ही लड़ रहे थे। ये दोनों का बैरल ऐसे नहीं होगा, ये दोनों आपस में ऐसे टक्कर मारेंगे, जिसका मेट्रोलॉजी कमज़ोर होगी वो टूटेगा। तो वो पीठ नहीं कहा जाएगा, वो बहुत बड़ी एक चालाकी कही जाएगी, बहुत बड़ा एक खोपड़ी वाला का काम कहा जाएगा। तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भाई लड़ाई की उनकी इतनी जो भी चीज़ बताई जाती थी याद रखते थे। तब उन्होंने क्या काम कर दिया कि हमीद जो है ग्रेनेड निकाला और देखा कि हमारा टैंक और पाकिस्तान का टैंक भिड़ा हुआ है। तो इधर से हमीद आए, ये पाकिस्तान का टैंक है, ये हमारा टैंक वाले ने जब देखा कि हमारा आदमी आ रहा है और टैंक पर हमीद चढ़े हैं, देखो किसी की हिम्मत नहीं काम करेगी, लेकिन दिल देखो हमीद का कि टैंक पर चढ़े हैं, हुड को खोले हैं और ग्रेनेड निकाल करके उसमें छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद जितने उसके अंदर आदमी थे ऐसे पड़ मर गए, क्योंकि ग्रेनेड फटेगा तो सब खत्म हो गए। खून की धार बही और उन्होंने वहाँ पर से भाग करके जब अपने जीप पर जाने लगे, जीप 100 मीटर दूर खड़ी थी, वहाँ जब दौड़ कर जाने लगे तो चौथे टैंक वाले ने देख लिया। जब देख लिया तब उन्होंने क्या काम कर दिया कि उस पर गोला मार दिया। हम ही दौड़ते हुए जा रहे थे तो बायां बाजू और दाहिने टांग लेकर के उड़ा दिया और हमीद वहीं पर गिर गए। ड्राइवर जो है उठा, वहाँ पर अपनी सीट से उतरा और हमीद को पीठ पर लाद करके गाड़ी में रख दिया। उस समय हम लोगों को सफ़ेद झंडा मिलता है गाड़ी पर कि जो सफ़ेद झंडा अगर लगा देगा उसके ऊपर कोई गोली बारूद नहीं चलाएगा। अस्पताल के ऊपर गोली नहीं चलेगी, सफ़ेद झंडे पर गोली नहीं चलेगी, धार्मिक स्थल पर गोली कोई नहीं चलाएगा। ये सब कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो इसको मेंटेन करके ड्राइवर जब जाने लगा अमृतसर, तो अमृतसर के बगल में हम लोग थे, पता तो चली जाए सेट में। जब बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हैं तो इधर लड़ाई का मैदान होता और इधर शांति का मैदान, तो यहीं पर अस्पताल था। उसने सोचा कि अस्पताल में हम भर्ती करा दें, लेकिन बड़े बड़े कमांडर वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, देख रहे हैं और टैंक की मार हो रही है। तो भाई अब आदमी बचेगा कभी जो जिसको कुछ लगेगा। अब उन्होंने कमांडर बोला कि कहाँ जा रहे हो,
तब ड्राइवर बोला कि सर एक जवान घायल हो गया है, अस्पताल ले जाना हो। बोला अरे बेवकूफ़, गाड़ी रोको। आए ब्रिगेडियर साहब, देखे उसको, बोले कि कैसे क्या हुआ? तो ग्रेनेडियर का जनरल साहब थे, उन्होंने, और जयंतनाथ चौधरी हमारा जनरल था मैम, वो बोला कि ये कौन आदमी है? तब उस ड्राइवर ने बोला कि सर ये हवलदार क्वार्टर मास्टर वीर अब्दुल हमीद हैं, इन्होंने 3 पेट्रोल टैंक को ध्वस्त किया है। अब एकदम अफसरों का अब क्या, अब जब इतना सुने उनके दिमाग में घुसा, अरे अफसरों ने छाती की बटन खोल दिया। बोला वाह भाई वाह, मतलब पहला इंडिया का ऐसा आदमी है जिसने टैंक को तोड़ा। 3 टैंक तोड़े हैं। वैसे कहने वाले तो बहुत कहते हैं, लेकिन हमीद अपने हाथों से 3 टैंक को तोड़े। उनकी रेजिमेंट भी तोड़ी है, ये बात नहीं है, क्योंकि अब रेजिमेंट के सामने आएगा तो क्या नहीं मारेंगे। लेकिन जब ये 3 टैंक तोड़ दिए, अब हौसला सबका बुलंद हो गया और सेटों पे अलाउंस होने लगा। जयंतनाथ चौधरी बोले कि अच्छा ये बताओ किस सेक्टर में है, किस जगह पर, तो उसने एरिया को दिखाया। बोला सर इतने डिग्री डिस्टेंस पर 3 टैंक पड़े हैं। उसने पिस्टल निकाला, ऊपर आकाश में फायर किया, तो दिन का रात हो जाता है, उससे उजाला हो जाता है। 2:30 बज रहा था रात को, तो देखा कि 3 पेट्रोल टैंक 1 2 3 पड़े हुए हैं। अब जयंतनाथ चौधरी जो है राष्ट्रपति को खबर किया, पंडित ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई दूसरा राष्ट्रपति था, उसको जब खबर किए, और हमारे ये थे लाल बहादुर शास्त्री, इनको भी खबर किया, तो ये लोग अमेरिका को खबर कर दिए कि तुम्हारे पेट्रोल टैंक को हमारे छोटी छोटी गनों ने ध्वस्त कर दिया। सबका मोराल डाउन, जितने पेट्रोल टैंक वाले उनका मोराल सबका डाउन हो गया कि अरे बाप रे बाप। इसके बाद में हिंदुस्तान बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ा है और काफ़ी हिम्मत से लड़ा है, क्योंकि हमीद ने ही सबको हौसला बुलंदशाही कर दिया। अच्छा सर, आप जो है लड़ाई के दौरान हाँ। कैसे कैसे आप बचे, किस तरह से? 65 में हम अमृतसर साइड में थे, और हमको जब पता चला कि एक गन फायर नहीं कर रही है, उसमें क्या रुकावट है, उसी को ठीक करने के लिए जब हम गए हैं, तब तक दुश्मन का जो है हवाई जहाज़ आ गया और हम लोग ज़मीन पर लेट गए। जब ही लेटा तब तक एक गोली आई और वो जो है हमारे बंदूक से टकरा करके, पहली गोली बंदूक टकरा करके पेट में लग गई, यहीं पर लगी हुई है। ये लगने के बाद में हमको कोई उतना उस समय ये नहीं होता है। इसके बाद में जो है हम भी अस्पताल गए, डॉक्टरों ने 3 घंटा हमको अस्पताल में रखा, पट्टी बैंडेज किया और करने के बाद में फिर भेज दिया अपनी जगह पर, क्योंकि लड़ाई के मैदान में एक सैनिक की, एक हथियार की बहुत बड़ी कीमत होती है। अस्पताल में अगर तुम 4 दिन थोड़ी रखोगे, ऐसी दवा दो ताकि वो या तो किसी भी तरह से वो लड़ाई के मैदान में रहे। तो ये 65 की लड़ाई की बात है, और 10 सितंबर को लड़ाई को बंद होना था, क्योंकि कैनेडी बोला, अमेरिका का राष्ट्रपति, जब उसको पता चल गया कि हमारे पेट्रोल टैंक तो साग भाजी की तरह से नष्ट हो रहे हैं, तब उन्होंने बोला लाल बहादुर शास्त्री को लड़ाई रोको, मैं आकर के देखूंगा। तो सर आपने कभी, जैसे कि वो मंजर आपके सामने आ रहे होंगे, और आप उस समय किस मतलब बंदूक लिए थे कि आपकी ड्यूटी उस समय किस पे लगी हुई थी? हमारी ड्यूटी, हम जा रहे थे गन को रिपेयरिंग के लिए। अच्छा। क्योंकि वो एक गन 1000 जवान के बराबर होती है अगर फायर नहीं करती अपने पोस्ट पर। तो जब वो वहाँ से रिपोर्ट आई, थोड़े ही दूर पर थे, कि हमारी गन में कुछ डिफेक्ट है, फायर नहीं कर रही है, तो उसको हमको करना है,
तो जब हम जा रहे थे तब तक हवाई जहाज का अटैक होने लगा। अटैक जब होने लगा तो हम लोग ज़मीन पर लेटेंगे, ज़मीन पर लेट करके और हम लोग ऐसे ही निशाना लेकर बैठे हैं और तब तक एक गोली का छिट्टा आया और लग गया। तो सर जैसे कि जब ये सब सारी घटनाएं हो रही थी तो जैसे कोई आपके सामने भी कोई बंदा आपका बहुत करीबी, आपका दोस्त, आपके रेजिमेंट का हो और आपके सामने वो अपना अंतिम सांसें ले रहा हो, ऐसा मंजर कभी आपके सामने आता है, लेकिन क्या किया जाए। उस समय न माता न पिता न भाई न बहन, इस जननी माँ के अलावा कुछ याद नहीं आता। तो आपने देखा एक हमारे भारत देश के वीर योद्धा ने अपनी वीर गाथा को सुनाया और उस समय के कहानी को फिर ताज़ा कर दिया। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे सर के आंखों में वो मंजर नाच रहे हैं और आंखों में हल्के आंसू भी भरे हुए हैं। तो काफ़ी गर्व होता है उन सब सारी बातों को सुनकर। और बता दें कि उस समय के इनके पास मेडल भी हैं और उस समय भारत सरकार ने इनको दिया है। तो सर ये मेडल के बारे में भी सर आप कुछ हम लोगों को बता दीजिए सर कि कैसे मेडल हैं आपके पास। ऊपर कर दे यहाँ। ये जो 3 स्टार हैं, जी सर। ये स्टार 62 के हैं, 1962, और ये स्टार 1965 के हैं जी और ये स्टार 71 के हैं। जी। ये 3 लड़ाई उस समय लड़ी है और ये तीनों मेडल ऐसे ही मिलते, इनमें नाम लिखा हुआ है जिसको मेडल दिया जाता है। जी। और ये जो है जगहों की बात है, जी। जहाँ जहाँ हम रहे हैं पोस्टिंग में। वहाँ की बात है। तो आपने देखा एक वीर योद्धा ने, और हम उस मेडल को छूना भी चाहेंगे और उस छू के ही उस चीज़ को अनुभव करना चाहेंगे और आपको और करीब से भी दिखाएंगे कि आज हम